आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के शायद सबसे बड़े वैचारिक टकराव की, गांधी बनाम अंबेडकर। तो सोचिए क्या होता है जब राष्ट्रपिता संविधान के जनक से टकराते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये तो भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग सपनों की, दो अलग अलग रास्तों की कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी बहस को कैसे समझेंगे। पहले हम इन दोनों नेताओं को जानेंगे, फिर जाति और सत्ता पर उनके गहरे मतभेदों को देखेंगे। इसके बाद हम भारत के लिए उनके अलग अलग विजन की बात करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी ये विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दो महान नेता थे कौन और क्या वजह थी कि उनकी सोच में इतना बड़ा फर्क था। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, दो नेता और एक राष्ट्र। एक तरफ थे महात्मा गांधी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आप कह सकते हैं सबसे बड़े नेता। उनका संदेश था अहिंसा और एकता, और वो पूरी जनता की आवाज थे। और फिर दूसरी तरफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो एक ऐसे परिवार से आते थे जिसे समाज अछूत मानता था, और देखिए वही इंसान आगे चलकर हमारे संविधान का निर्माता बना। वो उन करोड़ों लोगों की आवाज बने जिन्हें सदियों से दबाया गया था। मकसद दोनों का एक ही था, एक आजाद भारत। लेकिन जिस जमीन पर वो खड़े थे उस हकीकत ने उनके रास्ते बिल्कुल जुदा कर दिए। और ये जो मतभेद था ना, ये सबसे तीखे तौर पर सामने आया जाति के सवाल पर। यही उनकी पूरी बहस का आप कह लीजिए केंद्र बिंदु था। सवाल बड़ा सीधा था, क्या जाति व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है या फिर इसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र रास्ता है। अब देखिए, इस पर गांधी का जो शुरुआती नजरिया था वो ये था कि हिंदू धर्म में अंदर से ही सुधार किया जा सकता है। उन्होंने छुआछूत को तो एक बहुत बड़ा पाप माना, लेकिन वर्ण व्यवस्था को वो एक तरह से काम के बंटवारे जैसा देखते थे। पर अम्बेडकर इस बात से रत्ती भर भी सहमत नहीं थे। उनके लिए तो जाति ही सारी की सारी समस्या की जड़ थी। उनका कहना साफ था, भाई इसमें सुधार वुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसे तो पूरी तरह से मिटाना ही होगा। और अपने इन विचारों को अम्बेडकर ने बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट में रखा। उनका एक मशहूर कोट है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था सच में एक भयानक कोठरी है। मतलब आप सोचिए, इन शब्दों से पता चलता है कि वो इस व्यवस्था को कितना कितना गहरा और जालिम मानते थे। हाँ, ये भी सच है कि समय के साथ गांधी के विचारों में भी बदलाव आया। 1936 आते आते उन्होंने भी अपने अखबार हरिजन में साफ साफ लिखा, जाति को जाना ही होगा। तो मतलब उनका जो शुरुआती सुधारवादी नजरिया था वो बदला, और वो भी जाति को खत्म करने की बात करने लगे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, दोनों के तरीकों में अब भी जमीन आसमान का फर्क था। इसी सुधार की एक कोशिश थी गांधी का दलितों को एक नया नाम देना, हरिजन, जिसका मतलब था ईश्वर की संतान। देखिए, इरादा शायद सम्मान देने का ही था, लेकिन अम्बेडकर और कई दलितों ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये नाम बदलने का जो तरीका है वो एक तरह से दया दिखाने जैसा है। इससे वो असल ढांचा नहीं बदलता, वो असमानता नहीं मिटती जो हर दिन उन्हें झेलनी पड़ती है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द ये एक असली राजनीतिक लड़ाई में बदल गई, एक बहुत बड़े सवाल को लेकर कि दलितों को सत्ता में, पावर में हिस्सेदारी आखिर मिलेगी कैसे। और यहीं से शुरू हुई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक जबरदस्त लड़ाई। इस लड़ाई में अम्बेडकर ने एक, आप कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी मांग सामने रखी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि दलित समुदाय के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही नेता चुनेंगे। अम्बेडकर का मानना था कि यही वो एकमात्र तरीका है जिससे दलितों को असली पॉलिटिकल पावर मिल सकती है, जो ऊंची जातियों के दबदबे से पूरी तरह आजाद हो। लेकिन गांधी इस मांग के सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और देश की आजादी की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। और इस मांग को रोकने के लिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। जेल में रहते हुए ही उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। और फिर साल 1932 में ये टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। पहले तो ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली, लेकिन जैसे ही गांधी ने अपना अनशन शुरू किया, पूरे देश में मानो भूचाल आ गया। एक तरफ गांधी की जान दांव पर थी और दूसरी तरफ अम्बेडकर पर जबरदस्त दबाव था कि वो अपनी मांग छोड़ दें। आखिरकार इसी भारी दबाव के चलते उन्हें झुकना पड़ा और पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े। तो ये पूना पैक्ट असल में एक समझौता था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह दलितों को जॉइंट इलेक्टोरेट्स में ही आरक्षित सीटें, यानी रिजर्व्ड सीट्स मिली। अम्बेडकर ने इस पैक्ट को मान तो लिया, लेकिन बाद में उन्होंने साफ कहा कि ये दलितों के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक हार थी। ये पूरा वाकया हमें दिखाता है कि कैसे एक तरफ नैतिक दबाव था और दूसरी तरफ ढांचागत सुधार की मांग थी, और दोनों के बीच कितना बड़ा टकराव था। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो मतभेद थे, ये सिर्फ कुछ एक दो मुद्दों तक ही नहीं थे। ये तो असल में आजाद भारत के लिए दो बिल्कुल अलग अलग सपनों की कहानी थी, दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स की कहानी थी।
चलिए जरा इन दोनों के विजन को आमने सामने रखकर देखते हैं। जहां गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पावर गांवों के हाथ में हो, वहीं अंबेडकर एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे ताकि वो सामाजिक न्याय को ठीक से लागू कर सकें। इकोनॉमी की बात करें तो गांधी का सपना था गांव पर आधारित अर्थव्यवस्था का। दूसरी तरफ अंबेडकर चाहते थे कि देश में औद्योगिकरण हो, मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगे। और बदलाव का तरीका, गांधी का जोर था लोगों का दिल बदलने पर, नैतिक पर्सुएजन पर, जबकि अंबेडकर का भरोसा था सख्त संवैधानिक कानून और हर नागरिक के अधिकारों पर। तो अगर हमें इसे एक लाइन में समझना हो तो कह सकते हैं कि गांधी का फलसफा था समाज का दिल बदलना, प्यार से, सुधार से, एकता से। इसीलिए वो बने राष्ट्रपिता। और अंबेडकर का फलसफा था समाज का ढांचा बदलना, सिस्टम को बदलना, कानून और सामाजिक न्याय के जरिए। इसीलिए वो बने संविधान के जनक। एक का रास्ता दिल से होकर जाता था, दूसरे का दिमाग और व्यवस्था से। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरी ऐतिहासिक बहस का आज हमारे लिए क्या मतलब है? आज ये इतनी जरूरी क्यों है? ये हमें उनकी उस विरासत की तरफ ले जाती है जो आज भी अधूरी है। गांधी की विरासत को देखिए। आज भी दुनिया भर में नॉन वायलेंट मूवमेंट्स के लिए वो सबसे बड़े सिंबल है। उनकी नैतिक राजनीति, उनकी सादगी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। और आज जब हम डिसेंट्रलाइजेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके विचार फिर से जरूरी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है अंबेडकर की विरासत, जो आज के भारत की नींव है, उसकी बुनियाद है। ये जो हमारा संविधान है, जो हमें बराबरी, आज़ादी और भाईचारे की गारंटी देता है, ये उन्हीं की देन है। ये जो आरक्षण की नीति है ताकि दबे कुचले समाज को भी प्रतिनिधित्व मिल सके, ये भी उन्हीं की देन है। और आज भी भारत में सोशल जस्टिस के लिए जो भी लड़ाई लड़ी जाती है, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा डॉक्टर अंबेडकर ही हैं। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। हाँ, उनके विजन में एक प्रतिद्वंद्विता जरूर थी। एक लड़ रहा था अंग्रेजों के शासन से राजनीतिक आजादी के लिए, तो दूसरा लड़ रहा था समाज के अंदर बैठे हजारों साल पुराने जुल्म से सामाजिक आजादी के लिए। और सच तो ये है कि भारत को दोनों की ही जरूरत थी। कहते हैं गांधी ने भारत को आजादी दी और अंबेडकर ने उसे न्याय। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि आज के भारत को इन दोनों में से किस विजन की ज्यादा जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।